कॉपी में कुछ यूनिक करते हैं तो टीचर का फोकस पड़ता है ये बच्चा में कुछ है तो कुछ पेपर रिप्रेजेंट किया है इसलिए इसका कॉपी अच्छा से चेक करते हैं सर। अपने हर चीजों को अपने हर स्ट्रेटजी को साथ डिस्कस करें कि हम अभी कर क्या रहे हैं, चीजों के बारे में दूरी बना के रखें जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको ये एहसास करवा रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। हर कुछ संभव है अगर सही दिशा में सही तरीके से सही गाइडेंस मिली। अगर आप इसका निचोड़ देखें दोनों की बातों का तो निचोड़ ये है कि क्लास नोट्स कंपलसरी है, क्लास नोट्स बेसिक है और उसी के बाद चीजें। वेलकम, मैं सुमित बर्नवाल, को फाउंडर एंड मैथ्स मेंटर ऑफ SCP, आप सभी का बिहार बोर्ड 2022 टॉपर स्टॉक के दूसरे सीजन के दूसरे शो में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अररिया डिस्ट्रिक्ट के दो होनहार छात्र हैं और इन दोनों छात्रों पे दुष्यंत कुमार की एक पंक्ति बहुत सूट कर रही है कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आइए इनसे मिलते हैं। यह है दीपांशु राज, जिनका बिहार बोर्ड 2022 में 451 नंबर आया है और इन्होंने जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया। आपको कांग्रेचुलेशन। और ये है अनीस मंसूरी, इनका भी बिहार बोर्ड 2022 में 451 नंबर आया और ये भी इन्होंने भी जिला में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो आइए पहले इनके बारे में जानते हैं और फिर आगे हम लोग बात को बढ़ाते हैं। तो अपने बारे में बताएं। मेरा नाम दीपांशु राज है और पापा का नाम संजय कुमार गुप्ता। मैं फॉरबिजन का रहने वाला हूँ। मैंने मैट्रिकुलेशन मॉडर्न एकेडमी से की थी और मैंने 12वीं में 451 मार्क्स ऑब्टेन करके जिला में दूसरा स्थान पाया। मेरा नाम अनीस मंसूरी है और मेरे पापा का नाम मोहम्मद आरिफ है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मैंने 10th की पढ़ाई +2 रामलाल हाई स्कूल से की थी और मैंने इस बार 12th में 451 मार्क्स स्कोर करके जिले में दूसरा स्थान पाया है। तो बेसिकली दोनों ही बच्चे यहाँ के लोकल बच्चे हैं और अब थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। SCP में इनके शुरुआत हुए सफर के बारे में। आपने SCP कब ज्वाइन किया? मैं जून 2021 में 2020 में SCP ज्वाइन किया था जब कोविड का टाइम था उसके बाद। और अनीस, आपने SCP कब ज्वाइन करा था? सर मैंने भी SCP को जून में ज्वाइन किया था। उस टाइम आई थिंक ऑनलाइन क्लास चल रहा था और ऑनलाइन क्लास के दौरान ही मैंने SCP ज्वाइन किया था। दोनों ही बच्चे SCP के 2 ईयर प्रोग्राम के बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में करी है। पहले बिहार बोर्ड से था, फिर बिहार बोर्ड से जाकर के इंग्लिश मीडियम में इन्होंने अपनी पढ़ाई करी। बेसिकली देखिए, इस टॉपर स्टॉक का मेन मकसद क्या होता है ताकि आप जान सके अपने सीनियर से कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने कैसे तैयारी करी, अपने आप को कैसे मेंटेन रखा और अगर डाउनफॉल कहीं आया तो कैसे अपने आप को बनाए रखा। सो दैट आज हम उसी के बारे में इनसे चर्चा करेंगे ताकि जान सकेंगे कि इन्होंने अपने आप को कैसे पूरे प्रिपरेशन के दौरान मेंटेन रखा। तो अनीस, आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताएं थोड़ा सा, कैसे अपने तैयारी करनी। सर मैंने सर की तरफ से जो गाइडेंस मिला बस मैंने उसको ही फॉलो किया। कि स्ट्रेटजी किस तरह से फॉलो किया जाए, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हर एक चीज़ कि कितनी देर आपको राइटिंग करना है, कितना देर अपना हर एक स्किल पे, जैसे हैंड राइटिंग स्किल हो गया, रिप्रेजेंटेशन स्किल हो गया और चीज़ों को याद कैसे करना है, चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है, मैंने हर चीज़ पे ध्यान दिया और जैसे जैसे सर कहते गए मैं वैसे वैसे करता गया। आप बताएं दीपांशु कि आपने अपने प्रिपरेशन के दौरान कैसे अपने आप को मेंटेन रखा और क्या आपका स्ट्रेटजी रहा 2 साल में, क्योंकि जैसे ही कोरोना आया तो बहुत कुछ बदल गया, मोटिवेशन डिमोटिवेशन बहुत कुछ बदलता चला गया। तो कैसे आपने अपने आप को मेंटेन रखा, क्या रहा? जब मैं 12th में आया तो उस टाइम कोविड का टाइम चला था। उस टाइम में मैं डिमोटिवेट हुआ थोड़ा कोविड के कारण, क्योंकि प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता था एक घर पे और ऑनलाइन क्लासेस मेरी कुछ छूट चुकी थी। इस कारण मैं फिर जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुई तब सर से मिलने के बाद मैं फिर से ट्रैक पे वापस आना शुरू हुआ। मेरे कुछ बैकलॉग जो जमा हो चुके थे, सर से बात करने के बाद जब सर से डिस्कस किया तो उसको सुधार किया। मैंने सर ने बोला जितना मैंने उतना ही फॉलो किया। सर ने सारा सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देने का, मैं कुछ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देता था, कुछ कम, ये मेरी कमियां थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब सर से गाइडेंस मिला तो मैं इसे सुधार दिया। तो यहाँ से आप एक बहुत अच्छा चीज़ सीख सकते हैं। देखिए, जब भी अपन प्रिपरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे अपने आप को मेंटेन रखें। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट जिनको बहुत इंटरेस्ट लगता है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिसमें इंटरेस्ट नहीं लगता उसको वो छोड़ते चले जाते हैं। और यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि वो नहीं गलती करना है, आपको सबको साथ लेके चलना है। कारण क्योंकि जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें हर एक सब्जेक्ट का अपना महत्व है, एक रोल है। तो उसको मेंटेन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबको आप इज्जत कीजिए, सबका इज्जत कीजिए, सबको इक्वली वैल्यू दीजिए और फिर उसके लिए काम करना स्टार्ट कीजिए, है ना। अच्छा, एक बात और मैं जानना चाहूँगा आप लोगों से कि जब भी बहुत बच्चे का ये डाउट होता है कि सर हम पढ़ते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, पढ़ते हैं रिजल्ट नहीं आता, टेस्ट देते हैं नंबर नहीं आता है,
पढ़ाई करते हैं, क्वेश्चन नहीं बनता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि आप पढ़ाई किए, क्वेश्चन नहीं बना, टेस्ट में परफॉर्मेंस खराब हो गया, मोटिवेशन डाउन हो गया, पढ़ने का मूड नहीं किया? आप बताइए अनीस, क्या आपके साथ ऐसा होता था क्या? और अगर ऐसा होता था तो आप कैसे इससे उभर के बाहर हैं? मतलब जब हम 11th में थे हमको याद है, मतलब मेरा लगभग सारे टेस्ट में परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। लेकिन जब 2022 में, मतलब 2021 में, 2021 का जब न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, तो फर्स्ट टाइम जब केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, तो उसमें मेरा रैंक बहुत खराब हो गया था, जिस कारण हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे कि मतलब केमिस्ट्री पे हम उतना ज़्यादा टाइम दिए, उतना मेहनत किए, बट स्टिल हमको मिला क्या, बस मेरा रैंक और ख़राब हो गया। तो इस दौरान हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। तो इस दौरान सर की बात जो थी, मतलब सर कहते थे कि जो हो गया सो हो गया, आप आगे के बारे में सोचिए। और मैंने उस चीज़ों पर ध्यान दिया और फाइनली मैं उससे बाहर भी निकल गया और डिप्रेशन भी मेरा कम हो गया और अच्छा रहा। आप बताएं दीपांशु, आपके साथ क्या ऐसा हुआ है कि या नहीं हुआ है, और अगर हुआ तो आप कैसे उसे उभर कर बाहर आए? मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ, क्योंकि मैं जब 12 में जब सेशन स्टार्ट हुआ 12 का, तब उस टाइम कोविड का टाइम चला था और क्लास ऑनलाइन सारी चल रही थी। तो मेरे कुछ चैप्टर में बैकलॉग लग गए, जिसके कारण जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हुआ तो मेरे टेस्ट हुए, तो उसमें मेरे काफ़ी ख़राब मार्क्स थे, जो मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने उस बैकलॉग को कवर किया। बैकलॉग को कवर मैंने पहले क्लास के साथ ही स्टार्ट कर दिया था, जबकि क्लास के साथ स्टार्ट, मतलब मेन क्लास को स्किप करके बैकलॉग कवर करने में लग गया, जिससे मेरा और बैकलॉग बढ़ गया। लेकिन बाद में जब सर से बात किए तो बोले सर इसको बैकलॉग रखने दीजिए, अभी क्लास के साथ जो फ्लो है उसी में पकड़िए और तब आगे बढ़िए। जब क्लास के साथ फ्लो पकड़े और क्लास में जो चैप्टर चल रहा था उसका प्रिपरेशन अच्छा से किए, और फिर जब उसका टेस्ट दिए तो उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिखना मुझको शुरू हुआ फिर से। तो मैंने धीरे धीरे उस पीछे वाला बैकलॉग को क्लास के एक्स्ट्रा टाइम में कवर किया, क्लास को कभी छोड़ा नहीं उसके बाद। चलिए, तो यहाँ से क्या पता चलता है हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि आप कितना भी आप पढ़ें, आप लगे रहते हैं, आप पढ़ते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि आप जितना वर्क करते हैं उसके बदले में आपको उस एवरेज में आउटपुट नहीं मिलता है। और इस जगह पे बहुत बच्चे क्या हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं और अपने प्रिपरेशन को लूज छोड़ देते हैं, और वही गलती हमसे हो जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना कि हो सकता है कि किसी दिन आपका पढ़ाई उस लेवल पे ना हो पाए, हो सकता है कि आप जो सोच के टेस्ट दिए उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आ पाए, बट फिर भी लगे रहना। अगर आप लगे रहेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके हिसाब से होती चली जाएगी। ये चीज़ आप इन दोनों से यहाँ से आप सीख सकते हैं। और बाकी जैसे जैसे आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो चीज़ें धीरे धीरे आपके अकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। इनके से थोड़ा सा सब्जेक्ट वाइज भी जानते हैं कि जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो हर सब्जेक्ट को के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने इसे कैसे पढ़ा और क्या उसके लिए उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी रही और कैसे उन्होंने इसके ऊपर काम करा। आप बताइए दीपांशु, क्या रहा? आप सब्जेक्ट वाइज बताएं एक एक करके कि पहले कौन सा सब्जेक्ट था, क्या था, नहीं था, और फिर कैसे उसके लिए आपने तैयारी की। मैथ्स में मैंने पहले क्लास नोट्स पे वर्क किया, फिर जो डीपीपी मिलता था वो बनाए, और पीवाईक्यू, और कुछ चैप्टर में मैंने आर से गोल बनाया, क्योंकि मेरा बैकलॉग चल रहा था, तो इस कारण मैं बहुत सारे चैप्टर में आर से गोल में टाइम नहीं दे पा रहा था। तो सर ने बोला जिसमें इंपॉर्टेंट है और जो आर से गोल का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बना लीजिए कम से कम, और बाद में एनसीईआरटी और वो कवर कीजिए सारा डीपीपी। तो मैंने मैथ्स में आर एस अग्रवाल का कुछ चैप्टर और एनसीईआरटी ऑल और डीपीपी पूरा मैंने बनाया मैथ्स में। और मैथ में टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट अगर नहीं देते हैं आप तो आपकी कमियों को आप नहीं जान सकते, इसलिए टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में सर का नोट्स मोर देन इनफ है, और फिजिक्स में अगर हम रिवीजन करते हैं किसी चीज़ का तो उसको लिख कर रिवीजन करने का ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि लिख कर अगर रिवीजन करते हैं तो वो माइंड में ज़्यादा याद रहता है। क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स पढ़ते हैं फिर उसको खुद से लिख के तैयार करते हैं तो दिमाग में छप जाता है वो चीज़, और लिखने का कैसे लिखना कॉपी में वो भी आ जाता है फिजिक्स में। और इंग्लिश में मैंने जो सर ने पढ़ाया, जहाँ पे मैंने पढ़ा वहाँ जितना बताया गया बस मैंने उतना ही फॉलो किया। जो चैप्टर पढ़े उसका पीवाईक्यू प्लस उससे जो क्वेश्चन है और चैप्टर को समझना इंग्लिश में बहुत नेसेसरी है। और हिंदी में क्लास में जो हुआ बस उतना ही इम्पोर्टेंट है, और क्लास के बाद आपको कोई टाइम नहीं देना है। क्लास के बाद अगर टाइम देना है तो किसी दिन 15 मिनट निकाल कर जो ऐप पे PDF अपलोड होता है हिंदी का, बस उसको पढ़ लीजिए। और केमिस्ट्री में सर का पहले नोट्स कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर का अगर नोट्स आपसे पहले कवर हो जाता है फिर आप एनसीईआरटी उठाइए, एनसीईआरटी का सारा जितना भी की पॉइंट्स है वगैरह उसको हाईलाइट कीजिए और पढ़िए उसको। केमिस्ट्री में समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रटने से। कुछ केमिस्ट्री का पार्ट से रटने वाला चीज़ है तो उसमें आपको रटना ही पड़ेगा, उसमें कोई उपाय नहीं है। और जो समझने वाला पार्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि उसको समझा जाए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ समझने वाला पार्ट है, फिजिकल में समझने वाला है, इनऑर्गेनिक में रटने वाला है। तो केमिस्ट्री में इस प्रकार आप
एनसीईआरटी और सर का नोट्स और प्लस पीवाईक्यू भी केमिस्ट्री में बोर्ड के लिए काफ़ी महत्व रखता है, इसलिए पीवाईक्यू को कतई इग्नोर नहीं करे और ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करे केमिस्ट्री में। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑब्जेक्टिव में लैग किया था क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव पे केमिस्ट्री में ज़्यादा फोकस नहीं किया था। चलिए, थैंक यू। आप बताइए अनीस, आपका सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटेजी रहा, कैसे आपने पढ़ाई करा, क्या तरीका रहा है आपका? ये भी बताइए कि क्या आप डेली हर सब्जेक्ट को पढ़ते जाए, फिर जो अच्छा लगता सिर्फ उसको पढ़ते थे? थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। सर मतलब मैथ का बात किया जाए तो मैथ में सर जितना क्लास में कंटेंट दिए थे उतना इनफ था। और मैथ में शुरू में मैंने RS अग्रवाल भी बनाया और NCERT भी बनाया, और टाइम मिला तो मैंने RD शर्मा को भी कुछ क्वेश्चन ट्राई किए थे। बट जब जैसे जैसे आप लास्ट टाइम आता है तो उसमें प्रेशर बाइल होने लगता है, तो उस टाइम सर के एडवाइस पे मैंने ऐसा RS अग्रवाल को छोड़ दिया था और लास्ट टाइम में मैं सिर्फ NCERT बना रहा था। और सबसे मैथ में मेरा बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा हेल्प मेरा कॉपी ने किया, क्योंकि कॉपी में सर जो क्लास में क्वेश्चन करवाते हैं उसमें हर वैरायटी का क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। और अगर आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा डिवीजन चाहिए तो कॉपी से अच्छा ऑप्शन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपको टेस्ट से पहले या एग्जाम से पहले अगर आप कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए और मैक्सिमम रिवीजन चाहिए तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप कॉपी को दें। और मैथ में मैंने कॉपी को फॉलो किया। और बात जहाँ तक केमिस्ट्री की जाए तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी कर लीजिए, आपको डेली रिवीजन करना ही होगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है आप कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, भूलना नेसेसरी, आप चीज़ों को भूलेंगे, इसीलिए उसको आप लगातार केमिस्ट्री को रिवीजन करते रहें। और आप जहाँ तक बात करें तो ऑर्गेनिक में कुछ चीज़ें को समझा जा सकता है, लेकिन इनऑर्गेनिक में रखना ही पड़ेगा आपको। और फिजिकल में ज़्यादा डिफिकल्टी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और ऑर्गेनिक का डोमेन थोड़ा 12th का अगर बोर्ड का लेवल से देखा जाए तो ऑर्गेनिक का डोमेन थोड़ा बड़ा है और इसलिए आपको ऑर्गेनिक में थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। और जहाँ तक फिजिक्स का बात किया जाए तो फिजिक्स में जितना सर बताते हैं उतना कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है। और बोर्ड के लिए जहाँ तक मेरा मानना है तो बोर्ड के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, जितना सर क्लास में करवा रहे उतना कीजिए। और आप नई चीज़ों को पढ़ने के बजाय आप एक ही कॉन्सेप्ट को 10 से 12 बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि हमारे एक फाइटर ब्रूस ली है, उन्होंने कहा था कि 10 पंचों को सीखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप एक ही पंच को 10 बार प्रैक्टिस करें। तो उन्हीं चीज़ों को आप स्टडी में भी अप्लाई करें और चीज़ों को जितना ज़्यादा हो सके एक कॉन्सेप्ट सीखिए और उसको 1000 जगह लगाइए, उससे आपका कॉन्सेप्ट और बिल्ड होगा। और जहाँ तक बात किया जाए हिंदी का तो हिंदी के लिए आपको क्लास जो है वो मोर देन सफिशिएंट है। हिंदी में आपको ज़्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है, जितना क्लास हो रहा है लेक्चर को आप अटेंड कीजिए और उसमें स्लाइड जो सर का अपलोड किया हुआ है बस उसके लिए बस 15 मिनट एक दिन में निकालिए स्लाइड के लिए और उसको दे दीजिए। और जिस दिन अगर हिंदी का आपको टेस्ट फेस होता है तो उस दिन थोड़ा 15 से 20 हिंदी को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा में हिंदी को कुछ खास देने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक बात अगर इंग्लिश का किया जाए तो इंग्लिश में स्टोरी है और इंग्लिश का अगर बुक से आप स्टोरी पढ़ रहे हैं तो आप टाइम वेस्टेज कर रहे हैं, क्या कि स्टोरी पढ़ने को खास फायदा नहीं है। बस आप इंग्लिश में जहाँ पे भी आप कर रहे हैं जितना सर बता रहे हैं उतना कीजिए बस। और उसके बाद इंग्लिश का जो है चैप्टर जैसे खत्म होता है तो उसका चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव को आप ट्राई कीजिए, उससे आपको चीज़ें याद होगी और यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और यही चीज़ को आप लिटरेचर का पोर्शन में ये चीज़ कुछ ज़्यादा हेल्प करता है। चलिए मैं इसको एक बार समराइज करता हूँ आपके लिए। वैसे देखें दोनों की बातों का तो निचोड़ ये है कि क्लास नोट्स कंपलसरी है, क्लास नोट्स बेसिक है और उसी के बाद चीज़ें हो जाती है ना। तो क्लास नोट पे ध्यान रखें, उसको कवर करें और फिर जाकर के सेकेंडरी पार्टों का ध्यान रखें। मैथ प्रैक्टिस का गेम है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में थोड़ी सी चीज़ें एनालिटिकल है, थोड़ी सी डेटा बेस्ड है, डेटा बेस्ड चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो लेंदी क्वेश्चन, जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट के लिए अपना अपना सिस्टम है, आप उसको इस हिसाब से देख करके तैयारी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कि आपका जो बैच रहा है, अगर आप ध्यान कीजिए तो जब आप 11th में थे, जब स्थिति में आप आए थे उस टाइम पे भी कोविड था, जब 11th खत्म हो गया उस टाइम पे भी कोविड था, 12th स्टार्ट होने के टाइम पे भी कोविड था और जिस समय 12th खत्म हो गया जनवरी के टाइम की अगर बात करूँ तो उस टाइम भी कोविड था। यानी कोविड जो रहा है वो पूरे के पूरे 2 साल के जर्नी के साथ ही रहा। तो क्या कोविड का कुछ इफेक्ट पड़ा आपके ऊपर? कोविड ने बहुत ज़्यादा आपको हार्म किया या फिर कोविड के टाइम पे आपके साथ क्या हुआ और फिर क्या अगर कुछ डाउनफॉल हुआ आपका तो फिर आपने उसे कैसे मेंटेन करा, कैसे आपने उसे कम बैक करा? क्योंकि बहुत बार ये हो जाता है, ये जानना जरूरी है कि बच्चे जब एक बार डाउनफॉल करते हैं तो इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं, उनको लगता है कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो वो डाउनफॉल करते करते धीरे धीरे करते चले जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ और अगर ऐसा हुआ कोविड के कारण तो फिर आपने उसे कैसे मेंटेन करा? 11th में तो जब मैंने SCP ज्वाइन किया था उस टाइम में तो कोविड ही था, लेकिन उस टाइम कोविड का कोई खास इफेक्ट मुझ पर नहीं पड़ा। कोविड का फिर जब 12th आया तो 12th का शुरुआती दिनों में कोविड में मैं
कोविड में कहीं चले गया था, बाहर चले गया था कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो उस टाइम में मेरे कोविड पे पढ़ाई पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। और कोविड में एक चीज़ है, अगर आप कोविड में अपने दोस्तों से जुड़े हुए रहते हैं, पढ़ाई का डिस्कशन करते हैं ग्रुप में, तो एक माहौल मिलता है, कोविड का एनवायरनमेंट मिलता है। कोविड में यही होता है कि आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, सब अपना पढ़ा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं, आप अगर टीचर से जुड़े हुए नहीं है, अगर आपने क्लासमेट से जुड़े हुए नहीं है, तो आपको एनवायरनमेंट फील नहीं होगा, आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, कोविड के टाइम में ये इंपॉर्टेंट था कि आप अपने दोस्तों से, टीचर से जुड़े हुए रहें, कभी खाली मत बैठें। थैंक यू। आप बताइए नहीं, कोविड में कभी ऐसा आपके साथ हुआ कोविड के कारण कि आपके अंदर डाउनफॉल आया है, और अगर डाउनफॉल आया तो कैसे आपने उसे मेंटेन करा? आई मीन जब 11 में फर्स्ट टाइम जब कोविड आया था तो उसका उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, क्या कि हम लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका था। लेकिन जब हम लोग 12th में आए थे ऐप के ऊपर ऑनलाइन क्लास, तो SAP की ऐप के ऊपर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था। जब हम लोग 12th में आए थे तो उस टाइम जब कोविड लगा था, आई मीन बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे कि एक साल तो कोविड वैसे बर्बाद कर दिया, आई थिंक दूसरा साल बर्बाद हो जाएगा। और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे थे, और मेरा डिप्रेशन को बढ़ाने में आई मीन कहे कि न्यूज़ कंटेंट का भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा, और न्यूज़ देख के भी हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए। तो जब ऑनलाइन क्लास चल रहा था उसी टाइम हम लोग को सर बोले कि आप लोग जो अभी के टाइम में न्यूज़ से बिल्कुल दूर हो जाइए। तो सर के कहने पड़ी मैंने न्यूज़ को, सोशल मीडिया को, हर चीज़ों को छोड़ दिया। आई मीन पूरा दुनिया से आइसोलेट हो गए और बस क्लास पे ध्यान दे रहे थे, दोस्तों से डिस्कशन कर रहे थे। और उस टाइम में मैंने न्यूज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था, बस कुछ दुनिया से कोई मतलब नहीं, बस अपने पढ़ाई से मतलब अपना बुक था, और जितना सर बोलते थे बस उतना करते थे। और कोविड के टाइम में हम आई मीन सर से बराबर डिस्कशन करते रहते थे, और हमेशा सर से कॉन्टैक्ट में रहते थे कि सर आज ये किए और आज रूटीन ऐसा रहा, और हमेशा सर से कांटेक्ट में रहें, और सर हमको बता दे रहे कि आपको आगे ये करना है, इसके बारे में सोचना है, और बाकी कुछ नहीं छोड़ना। और बाकी कोविड के टाइम में भी हम जहाँ तक कर सकते हैं तो मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। और फिर उसके बाद जब ऑफलाइन क्लास शुरू हुआ तो मेरा बैकलॉग कुछ ज़्यादा नहीं था, जिसके कारण ऑफलाइन में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, और ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग फ्लो को भी अच्छा तरीका से पकड़ लिए। बेसिकली पॉइंट यहाँ से क्या समराइज किया जा सकता है कि जब आप किसी एक दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है अपने आप को आइसोलेट करना। अगर आप अपने आप को आइसोलेट नहीं करेंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। जैसे इन्होंने कहा कि सर न्यूज़ देखते थे तो न्यूज़ देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, नेगेटिविटी आती थी। अगर हम नेगेटिव पीपल के चारों ओर घूमेंगे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी ही आएगी। अगर हम पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे तो पॉजिटिविटी आएगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप एक लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं तो उस टाइम पे अपने आप को आइसोलेट करें, उन लोगों के साथ कांटेक्ट में रहे जो आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे, उन लोगों के साथ से दूरी बना के रखें जो आपको डिमोटिवेट करता है, जो आपको ये एहसास करवा रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा। हर कुछ संभव है अगर सही दिशा में, सही तरीके से, सही गाइडेंस में काम किया जाए तो हर कुछ संभव है। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इनके पढ़ाई के बारे में, इनके स्टडीज के बारे में थोड़ा जाना। एक और चीज़ मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि जैसे जब भी अपन पढ़ते हैं तो हम लोग बहुत बार होते हैं कि कतराते हैं कि टेस्ट दिया जाए नहीं दिया जाए। हमें ये लगता है कि तैयारी मेरा अभी नहीं हुआ है, एक दिन और समय मिल जाता तो शायद और अच्छे से तैयारी करते फिर टेस्ट देते। तो मैं यहाँ इनसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने टेस्ट दिया कि नहीं दिया। SCP का जो टेस्ट सीरीज रहता है लास्ट का 2 मंथ का, वो टेस्ट सीरीज आपके ऊपर कितना रोल किया, आपके रिजल्ट में उसका कितना रोल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपना बताइए, उसके एनालिसिस के बारे में बताइए, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर प्रिपरेशन में रहा है तो वो टेस्ट का ही रोल रहा है। टेस्ट अगर हम नहीं देते तो हम शायद टाइम मैनेज नहीं कर पाते एग्जाम में। टेस्ट दिए तो मतलब सारा एक फ्लो बना हुआ था कि पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जैसे सर बताए थे टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, उस बात को मैंने फॉलो किया। सर जैसे टेस्ट में देते हैं तो पहले ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम मैनेज करना है तो ऐसे बनाना ऑब्जेक्टिव, वैसे किए। फिर इसके बाद हमको मैथ में पहले 5 मार्क्स का बनाना है क्वेश्चन, उसके बाद 2 मार्क्स का बनाना है, ऐसे टाइम मैनेज करना हम टेस्ट से सीखे। और टेस्ट से घबराना नहीं चाहिए। टेस्ट अगर देते हैं कम मार्क्स आ गया तो कोई बात नहीं, अगला टेस्ट में अच्छा करेंगे। कम मार्क्स आया तो और होना चाहिए अंदर से कि आना चाहिए, मतलब मोटिवेट होना चाहिए कि और आगे अच्छा करें, कम से कम इस बार खराब आया तो अगली बार अच्छा करें। इसलिए टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टेस्ट को मैंने जब लास्ट का 2 मंथ था टेस्ट चला था SCP का, तो मैंने एक भी टेस्ट स्किप नहीं किया। मैंने टेस्ट के कारण ही एग्जाम में बहुत ही अच्छे से टाइम मैनेज कर पाया। मैथ्स में मैंने 15 मिनट बचाया लास्ट के, फिजिक्स में एक से 1.5 घंटा फिजिक्स का क्लास टेस्ट एग्जाम में बच गया, केमिस्ट्री में 1 घंटा बचा, इंग्लिश में आधा घंटा, हिंदी में भी आधा घंटा एग्जाम में बच गया, जिसमें हम अपना कॉपी का फिर से अच्छा से रिविजन कर पाए। टेस्ट में अगर कुछ एरर होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव को अगर अटेम्प्ट करना है तो पहले आप एक पेंसिल का यूज करें, ऑब्जेक्टिव पे टिक करें जो आपको बनाना है, जैसे और फिर उसके राइट साइड में, क्वेश्चन के राइट साइड में ऑब्जेक्टिव का नंबर लिखिए, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है,
उस साइड में लिखते चले, जैसे 1 पहला अटेम्प्ट किया तो 1 उसके साइड में, फिर दूसरा 2, फिर 3, ऐसे सिमिलरली करते करते जितना ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है उतना सारा अटेम्प्ट करके फिर बाद में लास्ट में जब टाइम बचता है तो फिर ओएमआर भरना है। चलिए आप बताएं अनीस, आपके जो रिजल्ट रहा है उसमें टेस्ट का क्या रोल रहा है? क्या सिर्फ टेस्ट से नंबर का पता चलता है या आपसे गलतियों का भी पता चलता है? कैसा रहा है आपके लिए टेस्ट का क्या रोल रहा है, ये बताइए। पर्सनली मेरा ये मानना है कि मेरा जो एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान जो टेस्ट का ही है, क्योंकि हम टेस्ट में हम लोग ये पकड़ते हैं कि देखिए पढ़ तो सब लेता है लेकिन हम गलती क्या करते हैं ये हमको टेस्ट में आने के बाद पता चलता है। हम टेस्ट में दिए थे, टेस्ट में हम छोटा छोटा गलती कर रहे थे, जैसे इंटीग्रेशन की जगह डिफरेंशिएशन कर रहे थे, ऐसा बहुत गलती किए थे जो टेस्ट देने के बाद हमको पता चला। अगर वो गलती हम टेस्ट में नहीं करते तो जरूरी है कि गलती हम एग्जाम में जाकर करते हैं। टेस्ट देना मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा और उससे ये भी पता चला कि मेरा तैयारी कितना स्ट्रॉन्ग है। और पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर कभी भी आप नहीं कर सकते कि आपका तैयारी किसी भी टॉपिक पे पूरा है, क्योंकि आप कितना भी क्यों ना पढ़ ले कुछ ना कुछ लेफ्ट रह ही जाता है। और इसीलिए कभी भी आपको ये लगे कि मेरा तैयारी खराब है तो ऐसा मत सोचिए, टेस्ट दीजिए और जितना आपको आता है और जितना आप जानते हैं उसको उसमें बेस्ट देके आइए। और टेस्ट देने से ही आपको पता लगेगा कि एग्जाम को लिखना कैसे है। और टेस्ट का सबसे अच्छा योगदान ये रहा कि टेस्ट से हम टाइम मैनेजमेंट सीखे कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, पहले किस टाइप का क्वेश्चन आना है। पहले जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पहले 2 न्यूमेरिक को सॉल्व कर लेते थे, जिसके कारण मेरा 5 न्यूमेरिक छूट जाता। तो टेस्ट से हमको ये पता चला कि पहले आपको 5 न्यूमेरिक सॉल्व करना है और चीज़ों को कैसे लिखना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है। और टेस्ट से ही जब भी हम टेस्ट में कोई गलती करते थे तो सर हमको बताए थे कि यहाँ आपका ये पॉइंट मिस है, अगर इसको ठीक किया जाए तो ये किया जा सकता है, यहाँ पे ये किया सकता था। और टेस्ट से ही शुरू में मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब था, तो जब हम टेस्ट देने लगे तो टेस्ट से ही एनालिसिस करने के बाद मेरा हैंड राइटिंग में भी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ और चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है सबसे अच्छा हमको टेस्ट से ही पता चला। अगर आई डोंट थिंक अगर हम टेस्ट पर फोकस नहीं करते तो मेरा इतना अच्छा मार्क्स आ सकता था। चलिए मैं एक बार फिर से इसको कंक्लूड करता हूँ आपके लिए। बेसिकली टेस्ट का इनका जो कहना है दोनों का कि सर टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप तैयारी करते हैं तैयारी तो कर लेते हैं बट उस तैयारी में कहाँ लैक रह गया उस लैक का पता आपको क्या चलता है, टेस्ट से चलता है। टेस्ट में नंबर से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो गलती हुआ हो उसको आपको उसका पता चलता है, आप उसको ठीक करते हैं और फिर धीरे धीरे आप में इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। इसलिए टेस्ट से डरना नहीं है। तैयारी कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता, तैयारी कभी ना कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। इसलिए जहाँ तक तैयारी हुआ, जो भी तैयारी हो रहा, टेस्ट दीजिए, उससे उसकी गलतियों से सीखे और फिर उसके लिए काम करें। चलिए तो यहाँ से हमें पता चला टेस्ट के बारे में। पेपर रिप्रेजेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है सब्जेक्टिव पेपर में, एग्जाम में। तो थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप फाइनल एग्जाम लिख रहे थे या फिर जब टेस्ट लिख रहे थे तो आप पेपर रिप्रेजेंट करने के लिए आपने कुछ अलग करा या फिर वही जैसा सब बच्चे लिखते वैसे ही लिखा या कुछ अलग तरीके से पेपर रिप्रेजेंट करा? जैसा कि सर के द्वारा बताया गया पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैंने उस बात को फॉलो किया। दिव्यांश सर ने बताया कि फिजिक्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। फिजिक्स में सर बोले 2 पेन का यूज करना, एक पेंसिल का यूज करना, एक ब्लैक बॉल पेन और ब्लू बॉल पेन। ब्लैक बॉल पेन से हेडिंग लिखना है ब्लैक पेन से और की पॉइंट्स को ब्लैक पेन से हाईलाइट करना है। और ब्लू पेन से आपका जितना भी थ्योरी वगैरह है वो ब्लू पेन से, और पेंसिल जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ तक फिगर बनाना है, क्योंकि सभी बच्चे एग्जाम तो बहुत बच्चे देते हैं लेकिन सभी फिगर नहीं बनाते हैं, कुछ कॉपी में अलग नहीं करते हैं। सबका कॉपी एक आता है तो टीचर एवरेज मार्किंग करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप कॉपी में कुछ यूनिक करते हैं तो टीचर का फोकस पड़ता है ये बच्चा में कुछ है, कुछ पेपर रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इसका कॉपी अच्छा से चेक करते हैं सर और मार्क्स भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए मैथ में मैंने सिंपली ब्लू पेन का यूज़ किया। मैथ में ब्लैक पेन यूज़ करने का कोई फायदा नहीं है। मैथ में पहले 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाया, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन में टाइम अगर ज़्यादा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अकेला 20 नंबर का होता है, और जबकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 30 नंबर का होता है। मतलब 4 क्वेश्चन बनाकर हमको 20 मार्क्स आ रहा, एक जगह 15 क्वेश्चन बनाकर हमको 30 मार्क्स आ रहा। तो बेटर है कि आप पहले 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पहले बनाएं और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बाद में बनाएं, और टाइम का आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे कि मैथ में 5 मार्क्स का बनाना तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पे 5 मिनट अधिक से अधिक, और अगर आपको टाइम बचता है, अगर टाइम मैनेज करते हैं आपके हिसाब पे है कि आपको किसमें कितना टाइम लगता है वो आप पे डिपेंड करता है, और सर से आप डिस्कस करके पूछ सकते हैं। और केमिस्ट्री में भी मैंने 2 पेन का यूज़ किया, ब्लैक पेन और ब्लू पेन। ब्लैक पेन से हेडिंग और ब्लू पेन से थ्योरी, और जहाँ तक पॉसिबल हो सका जिसमें पॉसिबल होगा उसमें फिगर मैंने जरूर बनाया। और हिंदी में कुछ ब्लैक पेन का यूज़ नहीं किया मैंने। हिंदी में जहाँ पे हाईलाइट करना होता है, जैसे कहीं राइटर का नेम है या कवि का नेम है, वहाँ उसके नीचे में अंडरलाइन करके उसको हाईलाइट किया हिंदी में।
और हिंदी में एसी जो रहता है, एसी अगर लंबा टॉपिक है आप एसी को कोशिश कीजिए लास्ट में बनाने का, क्योंकि अगर लास्ट में टाइम बचता है तो एसी को आप अच्छा से सजाकर ज़्यादा ले सकते हैं। अगर पहले बनाते तो ज़्यादा टाइम आप एसी में ही दे दीजिएगा और बाकी का क्वेश्चन आपका रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा हिंदी का, इसलिए एसी को लास्ट में बनाइए। और इंग्लिश में भी यही सेम फंडा है। और मैथ्स में तो हो ही गया, और केमिस्ट्री में भी मैंने बता देंगे दिया, फिजिक्स में। चलिए इनका हो गया पेपर प्रेजेंटेशन। और अनीस आप बताएं आपका पेपर प्रेजेंटेशन का क्या रोल रहा है? देखिए, पेपर प्रेजेंटेशन का माना जाए तो मतलब सब सब्जेक्ट के लिए उसका अलग अलग होगा। जैसे कि आप मैथ में चीज़ों को ज़्यादा सजा नहीं सकते हैं, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करना होगा। पर्सनली मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, आई मीन आप लोग देख लीजिएगा, बट जो है ना चीज़ों को लेकिन हम अच्छे से रिप्रेजेंट किए, जो मेरा नंबर बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद रहा। तो जैसे कि चीज़ों को आप मतलब जिस चीज़ को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मेन हेडिंग के लिए आप फिजिक्स और केमिस्ट्री हम करना चाहते हैं कि मेन हेडिंग के लिए आप ब्लैक पेन का यूज करें, और ब्लैक के अलावा ब्लू चीज़ों को ब्लू कलर से चीज़ों को अच्छे से लिखिए। और हैंड राइटिंग आई थिंक ज़्यादा मैटर नहीं किया मेरे लिए, और हैंड राइटिंग से ज़्यादा अच्छा ये मायने रखता है कि आप क्या लिख रहे हैं और चीज़ों को किस तरह से लिख रहे हैं। तो इसलिए आपको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से करना होगा, और प्रॉपर गैप लेटर्स के बीच देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आई मीन अगर केमिस्ट्री का बात किया जाए तो केमिस्ट्री में ओवरऑल रिएक्शन है, और केमिस्ट्री में ज़्यादा कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री में चीज़ों को आपको सटीक लिखना होता है और बाय पॉइंट लिखना होता है। और फिजिक्स में जहाँ तक फॉर्मूला और डेरिवेशन है, और आप फॉर्मूला में किस मैथमेटिकल टूल का यूज कर रहे हैं उससे अगर आप रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उससे टीचर पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक बात और इम्पोर्टेंट ये रखता है, जैसे कि आप चीज़ों को लिख रहे हैं, जैसे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में कुछ लिख रहे हैं, या फिर कोई आप यूनिक बात किसी पॉइंट में अगर लिख रहे हैं, कोई यूनिक टॉपिक आप लिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स लिख रहे हैं, तो अगर हम लिख रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर है या कुछ अगर लिख रहे हैं, तो लिखने के साथ साथ उस चीज़ों को आप पेंसिल से हाईलाइट कर दीजिए। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर का उस पर फोकस पड़ता है और देखता है कि बच्चा कुछ यूनिक चीज़ लिखा है, एग्जामिनर के लिए मतलब चीज़ अच्छा होता है। और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि मैक्सिमम आप ऐसा क्वेश्चन को चूज करें जिसमें ज़्यादा फिगर और ज़्यादा डेटा हो, क्योंकि वैसा क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि लड़का स्टूडेंट कुछ यूनिक बनाया है, और इससे आपका मार्क्स बढ़ने में भी अच्छा होगा। और हिंदी का बात किया जाए तो हिंदी में आप जो मतलब किस टॉपिक के बारे में लिख रहे हैं, तो मैक्सिमम आप ये ट्राई कीजिए कि उस टॉपिक को लिखते समय हम जो राइटर उसको लिखा है उसका इंट्रोडक्शन को भी सामने में दे पाए। इससे टीचर को ये पता चला कि लड़का जो है गहन अध्ययन किया उसमें, और लिखने के साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट कर दिया कीजिए। जहाँ तक मैथ का बात है, तो मैथ में अगर आप लिख रहे हैं तो उसमें चीज़ों को लिखने के साथ साथ ये लिखना भी जरूरी है कि आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, क्योंकि उससे जो है मतलब ये पता चलता है कि अच्छा ये मैथमेटिकल टूल को अच्छा से रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैथ में जहाँ तक कहा जाए तो मैथ में चीज़ों को इतना सजाने की जरूरत नहीं है, बस आप बाय पॉइंट लिखिए और आंसर लिखिए और डायरेक्ट आंसर को रिप्रेजेंट कीजिए, उसके अलावा कुछ जरूरत नहीं है। तो बेसिकली यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन के बारे में। हर रिप्रेजेंटेशन का एक अपना रोल रहता है, हर सब्जेक्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। जो थ्योरी पेपर है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैथ थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, वहाँ पे सॉल्व करना होता है आपको प्रॉब्लम, तो उसके लिए अलग बात है। तो यहाँ से आप इनसे ये सीख सकते हैं कैसे रिप्रेजेंट किया गया करा इन्होंने अपने पेपर को। बाकी बहुत सारी चीज़ डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन बहुत सारी चीज़ डिफर कर जाता है, तो ब्लाइंडली चीज़ों को नहीं, बट हाँ आपको बहुत कुछ यहाँ से आप सीख सकते हैं कैसे कैसे करा, कैसे वो अलग तरीके से पेपर लिखे, जिस वजह से आज वो इस जगह पे खड़े हैं। चलिए थोड़ा सा और बताते हैं और बात करते हैं कि एससीपी में आपके साथ टीचर का क्या रोल रहा है, क्या इन्वायरमेंट रहा है आपका एससीपी में, और थोड़ा सा 2 साल जो आपका एससीपी में बताया उस जर्नी के बारे में बताया, क्या कुछ बदलाव हुआ, क्या रहा एससीपी का आपका सफर ये 2 साल का। एससीपी में आकर हमको करियर के बारे में बहुत पता चला। पहले तो कुछ जानते नहीं कि बीटेक कैसे होता है, इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है, इंजीनियरिंग कैसे होता है, मेडिकल कैसे होता है, कहाँ से लॉयर बनते हैं। एससीपी आकर एक डोमेन खुला कि हाँ यहाँ से भी कुछ कर सकते हैं। एससीपी में सर का गाइडेंस था, करियर गाइडेंस सेमिनार, जिससे बहुत कुछ हम लोग को सीखने के लिए मिला। अलग अलग कोर्सेज, अलग अलग फील्ड्स के बारे में हम लोग को नॉलेज मिला कि आगे अपना करियर कैसे चूज कर सकते हैं। और एससीपी में सर का गाइडेंस है कि कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है, टेस्ट कैसे दिया जाता है, टेस्ट का एनालिसिस कैसे होता है। सर ने सारा बातें अच्छे से बताया, और उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप कुछ जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा कर सकते हैं, जिसमें आप अपने करियर फील्ड में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं अगर सर के बात को फॉलो करते हैं। तो एग्जाम में आप अगर मैं एक बात कहता हूँ, अगर सर के आपको दिल से अगर सर की बात को फॉलो करते हैं तो आप बिहार टॉप तो जरूर करने जाएंगे। अगर आप कहीं लैग करते हैं
तो सर से डिस्कस कीजिए। सर हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। सर को अगर आपको कहीं सर से जुड़े हुए रहिए एक तरीका से हमेशा। सर से अगर आप दूरी बढ़ाते हैं तो आप लैग कर दिएगा। ये बात मैं नोटिस किया हूँ, क्योंकि मैं सर से कुछ दिन पहले मतलब कुछ सर से बातें डिस्कस करना ही छोड़ दिया था। मतलब अपना खुद से पढ़ रहा था ये वो, तो मैं उसी टाइम में मैं प्रिपरेशन में बहुत लेट हुआ। लास्ट के 2 मंथ में सर से मैं रात भर यहाँ बैठकर पूछा हूँ, सर से डिस्कस किया हूँ कैसे आगे कैसे किया जाए, फिजिक्स में कैसे किया जाए, मैथ्स का बैकलॉग कुछ है उसको कैसे कवर किया जाए, केमिस्ट्री में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, हिंदी के लिए कैसे क्या करना है, फिर इंग्लिश में अगर कुछ डाउट है तो इंग्लिश में ये सर से पूछते हैं तो सर बता ही देते हैं कि ऐसे कर कीजिए, इसमें ऐसे इसको कवर कीजिए। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस एससीपी में 2 साल का बहुत ही अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ पर। सरस्वती पूजा भी बहुत अच्छे से हमने मनाया, हाँ है ना। चलिए आप बताइए अमित, आपका कैसा रहा? सर मतलब मेरा जैसा कि दीपांशु जी कह रहे थे कि मतलब डोमेन काम जाना कैसे, पढ़ाई के बाद करना क्या है, तो आई मीन इन सब के बारे में पर्सनली मुझे पता नहीं था। एससीपी आने के बाद पता चला कि जो पढ़ाई हम कर रहे हैं उसका डोमेन कितना बड़ा है। आई मीन इस पढ़ाई के बल पे हम लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये हमको एससीपी आने के बाद पता चला। अगर एससीपी हम नहीं आते तो हमको नहीं पता कि आई मीन इतना चीज़ हम सोच पाते कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का डोमेन इतना बड़ा है। और एससीपी आने के बाद मतलब शुरू में मेरा आदत था कि जब भी आए थे तो हमको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने का आदत था। तो हम करते क्या थे, क्वेश्चन जब भी सर लिखवाते थे या क्वेश्चन बनाने देते थे, हम हड़बड़ाते थे और हर बार गलत आंसर देते थे। और आई मीन उस टाइम सर जो मतलब सर जो हमको डांटते थे तो उसका वही डांट के कारण आई मीन हमको मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। और उसके बाद जो है मेरा एक्यूरेसी यहाँ में सबसे ज़्यादा मतलब मेरा एक्यूरेसी यहाँ बहुत ज़्यादा मेंटेन हुआ। पहले मेरा एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा खराब था, हम बहुत ज़्यादा हड़बड़ाते थे और हड़बड़ी के चक्कर में हम मतलब कि इजी क्वेश्चन को भी गलत कर देते थे। तो एससीपी आने के कारण मेरा वो चीज़ भी ठीक हुआ। और एससीपी आने के बाद मतलब हम लोगों से कनेक्ट होना सीखे। और हाँ, दीपांशु जी की तरह मैं भी यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि सर से जितना हो सके उतना क्लोज रह सके, अपने हर चीज़ों को, अपने हर स्ट्रेटजी को सर से डिस्कस करें कि आई मीन हम अभी कर क्या रहे हैं, चीज़ों के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरा आगे क्या करने का प्लान है। हम अपना हर चीज़ सर के साथ शेयर करते हैं कि आई मीन हम यहाँ अपने आप को यहाँ पे देखना चाहते हैं, हमको इस चीज़ में इंटरेस्ट है। हम हर चीज़ को सर से डिस्कस करते हैं और सर हमें बताते हैं कि आपको आगे जाना कैसे, आप ये चूज कीजिए, यहाँ से आप आई मीन मान लीजिए गोल तो सबका होता है, हर कोई इस दुनिया में गोल के साथ पैदा हुआ है, सबको कहीं देखना है, लेकिन आप कहीं पहुँचेंगे कैसे इसको बताने में आपका टीचर बहुत अच्छा आपका हेल्प कर सकता है। इसीलिए हमेशा आप टीचर से कनेक्ट में रहें और कभी भी सर से दूरी मत बनाएं, क्योंकि मतलब अगर आप कहीं भी लैग करेंगे तो इसी पॉइंट पे लैग करेंगे। आई मीन ये 2 साल के सफर में मैंने लैग वहीं पे किया जहाँ मैंने सर से दूरी बनाई। और एग्जाम के बाद भी मतलब आई मीन जब बोर्ड का एग्जाम ओवर का रिजल्ट आ गया उसके बाद भी मैं सर से कनेक्टेड रहा। और आगे के बारे में मैंने इंजीनियरिंग की एग्जाम की एंट्रेंस जो है उसके बारे में सर से डिस्कशन करते रहे, सर हमको बताते रहे और हम चीज़ों को फॉलो करते रहे और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमको देखने को मिला है। और अभी भी हम सर से कनेक्ट में ही है और हमेशा सर से डिस्कस करते रहते हैं कि हम अभी कर क्या रहे हैं। और जहाँ तक कोचिंग में जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम से ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसमें सरस्वती पूजा बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सरस्वती पूजा में आई मीन इससे पहले आई डोंट थिंक मैंने कभी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज किया था। तो सरस्वती पूजा में मैंने सीखा कि चीज़ों को एनालाइज कैसे करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। और सरस्वती पूजा में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है। और उसके बाद आपको आई मीन यहाँ का कहा जाए तो आई मीन पढ़ाई के साथ साथ मैंने प्रोग्राम से ये भी सीखा कि आप अगर आप पे प्रॉब्लम आ रही है तो चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। और उन सीखे चीज़ों को मैंने अप्लाई किया और यकीन मानिए वो चीज़ सच में काम करता है और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने है। कोचिंग के सिस्टम में जहाँ तक माना जाए तो इसमें लाइब्रेरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा, क्योंकि मतलब मान लीजिए हम घर में जा रहे हैं तो घर का मतलब कहा जाए तो लिटरली होनेस्टली हम कर रहे हैं तो घर में पढ़ने वाला उतना माहौल नहीं है। घर पे आप रहिएगा तो आपको घर में लोग देखेगा तो आपको काम करने कहेगा ही कि बेटा ये कर दो, ये कर दो, कर दो। स्पेशली गर्ल्स लोग के साथ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि सिस्टम में मतलब लाइब्रेरी जो है, लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा साबित हुआ। लाइब्रेरी पे हम बैठते थे और यहाँ पे पढ़ते थे और लाइब्रेरी में जो भी पढ़ने में दिक्कत हुआ था, लाइब्रेरी में सबसे अच्छा प्रॉब्लम आपके पास मतलब सबसे अच्छा आपके लिए ये ऑप्शन है कि यहाँ आपके पास सर अवेलेबल है। अगर आप लाइब्रेरी में पढ़ते समय कहीं फंसते हैं तो सर आपको बताएंगे कि यहाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। शुरू में जब हम लाइब्रेरी आते थे तो मोटा बुक लेके बैठ जाते थे लेकिन कुछ फायदा मिलता नहीं था। फिर उसके बाद सर से डिस्कस किए कि सर करना कैसे है। तो सर हमको बताएं कि आप कहीं से अचानक मत पढ़ने लगिए, शुरू से क्या कहता है लेवल अपना बनाइए, पहले क्लास में जो मिल रहा है कॉन्सेप्ट को लीजिए, उस कॉन्सेप्ट पे सर हमको बताया कि फिजिक्स में जहाँ तक मानना है तो फिजिक्स में हम शुरू में प्रदीप का बुक बनाएं और आर डी शर्मा को भी फॉलो करते गए, जिसका फिलहाल मेरा जो WPJ का एग्जाम हुआ उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हमको उन एग्जाम से। हाँ, लेकिन एक गलती हम ये करते गए कि केमिस्ट्री में जो था हमको इंटरेस्ट नहीं था, तो इसी कारण जो था
केमिस्ट्री में हमको बेसिक बाहर का बुक नहीं बनाए और इसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ा। और केमिस्ट्री के लिए मतलब लास्ट टाइम में जब एग्जाम मतलब इधर एग्जाम आने से पहले वो केमिस्ट्री में लास्ट टाइम में कुछ ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। तो इसका और फिर बाद में हम मैनेज तो कर दिए, लेकिन हमको इस चीज़ का अभी भी अफसोस है कि अगर 11th में हम केमिस्ट्री में जो सर क्लास में कॉन्सेप्ट दे रहे थे उसको अगर डायरेक्ट अप्लाई करते तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता था और हम और आगे जा सकते थे। तो आप लोगों से भी हम यही रेफर करेंगे कि सर जो कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं उस कॉन्सेप्ट को लीजिए और 10 जगह लगाइए, 15 जगह लगाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतना जगह लगाइए और उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाते रहिए। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट मतलब हम जब आपको कहना चाहेंगे शुरू जब हम ज्वाइन किए थे तो दिव्यांग सर ने हमको एक बात कहा था कि एग्जाम आएगा लोग 100 बुक बनाएंगे, लेकिन आप एक ही बुक को 100 बना जाइएगा। इससे ये होगा कि आपका कॉन्सेप्ट वैल्यू होगा। और यकीन मानिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरा। और यही चीज़ हम आपसे भी रिकमेंड यही करेंगे कि आप 100 बुक को फॉलो मत कीजिए, एक ही बुक को फॉलो कीजिए और उसको अच्छे से बनाइए। तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। लाइब्रेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पे आप शांति से बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है कि जब आप पढ़ते हैं चीज़ें अगर आपको इससे बनने लगती है फिर तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर पढ़ने का मूड नहीं करता है। और जब आप लाइब्रेरी आके पढ़ते हैं तो यहाँ पे आपके फ्रेंड्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं। बुक्स होती है जिसमें एक छोटा लेवल का बुक होता है, फिर उससे ऊपर लेवल का बुक, तो धीरे धीरे आप अपना लेवल इंक्रीज भी कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार बच्चे कहते हैं कि सर हम ये भी बुक बना रहे हैं, ये भी बुक बना रहे हैं, ये भी बुक बना रहे हैं। बहुत अच्छा बात है, बट ये इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिस भी बुक को उठाएं उसको सिंसियरली थोरोली फॉलो करें। ये नहीं कि थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लिए, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लिया, थोड़ा सा यहाँ तक पढ़ लिया, वो थोड़ा सा लैग करवा जाता है हमें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस बुक के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी का जो भी बुक आप बना रहे हैं या फिर कोई भी आप बुक अपने सेल्फ स्टडी के लिए रेफरेंस बुक ले रहे हैं, उसमें प्रयास कीजिए कि जिस बुक को आप ले रहे हैं उसको आप थोरोली करें और ईमानदारी से करें। चलिए, बहुत अच्छा, यहाँ से बहुत कुछ जाना हम लोगों ने। लास्ट में आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि वो क्या करें 2 साल में? बहुत बार हो जाता है कि हम लैग कर जाते हैं, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि आप अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो रहा है तो आप कैसे अपने आप को करें और क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे बेसिकली? सर देखिए, मतलब हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि ये जो 11-12 का सफर है ये सबसे इंपॉर्टेंट सफर में से आपका आएगा। आपका मतलब ये स्टेप जो आपका लाइफ डिसाइड करेगा कि आप आगे कहाँ जाने वाले और क्या करने वाले हैं। हमको शुरू में जब जब फर्स्ट टाइम SCP आए थे तो हमको उस टाइम सुमित सर बोले थे कि ये 2 साल का जिंदगी जो आपको मतलब पूरा साधु संत की तरह जीना है और हर चीज़ से दूर हो जाना है। पर्सनली ये मानिए, मतलब मुझे वेब सीरीज और मूवीज का बहुत ज़्यादा शौक है और इसके लिए मतलब लॉकडाउन में आपको बिलीव नहीं होगा कि मैंने मार्केट में इतना वेब सीरीज था, जितना मूवी था सब देख डाला था। तो मतलब जब हम SCP आए थे तो सर हमको बोले थे कि मतलब अगर आप सच में कुछ चाहते हैं तो आपको चीज़ों को सेक्रीफाई करना होगा, क्योंकि आपको मतलब आप रामायण से तो आप अच्छे से परिचित है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि मतलब राम जी मतलब श्री राम को उनका सिंहासन 14 साल के वनवास भोगने के बाद ही मिला था। तो इसी तरह आपके लिए ये पीरियड जो है वनवास की तरह है। तो आपको जो है ये टाइम सोशल मीडिया हम पर्सनली रिकमेंड करते हैं इस टाइम में हो सके आप सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। अचानक आपको छोड़ने में नहीं बोल रहे हैं, धीरे धीरे ट्राई कीजिए, इसका टाइम ड्यूरेशन कम कीजिए। जैसे कि शुरू में मुझे जो है लगभग 1 से 1.5 घंटा में इंस्टा यूज करते थे, तो फिर उसके बाद हमको धीरे धीरे कम करना शुरू किए और कम करते करते यकीन मानिए कि जब 12th आया था हम लगभग इंस्टा को बिल्कुल छोड़ दिए थे और लगभग सारा सोशल नेटवर्किंग साइट जो है इससे बिल्कुल दूर हो गए थे और पूरा ध्यान अपना स्टडी पे दे दिए थे। और उसके बाद यकीन मानिए सर का बात हम मानते गए और सही में कहा जाए तो चीज़ों से दूर रहना ही मेरे लिए अच्छा पॉजिटिव बना। और मेरा ये मानना है कि अगर हम डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं या फिर मूवीज वेब सीरीज या फिर क्या सोशल मीडिया के चक्कर में रहते हैं तो आई डोंट थिंक हम यहाँ तक कभी पहुँच पाते। चलिए, तो आप ध्यान से सुने कि क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपके सीनियर जो एक अच्छे स्टेटस पे हैं, एक अच्छा पोजीशन लेकर आए हैं बहुत बच्चों के बीच में, आप उन्हें समझे और सीखे। आप बताएं दीपांशु, आपके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप जब डेली रूटीन बनाते हैं तो अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए कि हमें सबसे पहले करना क्या है, क्या काम इम्पोर्टेंट है। अगर जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कुछ मम्मी कुछ बुला रही है, कुछ काम बोल रही है, घर में कोई बोल रही है, अगर आपको छोटे भाई बहन है अगर वो कर सकता है तो उनको बोलिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रायोरिटी सेट कीजिए और जो प्रायोरिटी में रहे उसको सबसे पहले कीजिए। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में इंगेज रखें और पढ़ाई के बारे में सोचे, अपना करियर के बारे में बार बार उसी के रिलेटेड अगर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो उसी से रिलेटेड पेज को फॉलो कीजिए, उसी से रिलेटेड वीडियोज़ देखिए, तो आपका ज़्यादा उसी माहौल में आप रहेंगे। आपका अपना कंफर्ट जोन आपका बदल जाएगा, अपना कंफर्ट जोन से आप बाहर निकल जाइएगा और अपना करियर के बारे में आप ज़्यादा थिंक कीजिएगा, तो आपका सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा। और अपने आप से एक सवाल पूछना है कि अभी मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ और उसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन अगर आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो आप सर से डिस्कस कीजिए और उससे पूछिए सर से इस सॉल्यूशन, इसका प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ लैग कर रहा हूँ तो इसे कैसे ठीक किया जाए, तो ये आपको सर बता देंगे।
चलिए, तो यहाँ से आप इनसे समझ सकते हैं क्या क्या इनका सजेशन है, आप उनको देखिए। लास्ट, इस सेशन का लास्ट सवाल इनसे, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जी मतलब शुरू से मानिए तो मतलब हमको, जहाँ तक मेरा मानना है, तो हमको टेक्नोलॉजी में हमको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो हम चाहते हैं कि कोई टेक्निकल फील्ड में जाए। तो इसीलिए जैसा कि मतलब एरोस्पेस में हमको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे कि, और इसीलिए मतलब हम सर से भी इस बात को डिस्कस किए हैं, तो हम फ्यूचर में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आप दीपांशु, आप बताएं, आप क्या करना चाहते हैं? मैं अपना टेक के फील्ड में स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता हूँ और बिहार में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, बिहार को बदलना चाहता हूँ अपना टेक के फील्ड में। बिहार में कोई टेक्नोलॉजी या कुछ नहीं है, इसलिए मैं बिहार को टेक के फील्ड में आगे ले जाना चाहता हूँ, इसलिए स्टार्टअप मैं बिहार से शुरू करूँगा। बस यही। आप लोगों दोनों को आपके जो गोल हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपना कुछ करें और कुछ बदले। समाज में आप जिस स्टेज पे हैं, जितना हो सके अपने सोसाइटी के लिए कुछ करें, तभी बदलाव होगा। आप दोनों को पूरे SCP की टीम की तरफ से आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर।